आरएसएस कार्यालय पर हुआ हमला सिर्फ 3 युवकों की करतूत थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? एनआईए को पूछताछ में ऐसे क्या सुराग मिले कि जांच की दिशा ही बदल गई? इन तमाम सवालों के बीच रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब एनआईए के हाथों में है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों से 7 दिनों की रिमांड पर पूछताछ जारी है और जांच एजेंसी को कई अहम खुलासे की उम्मीद है। ये रिपोर्ट देखिए। आरएसएस दफ्तर पर हमला, कौन है मास्टरमाइंड? रांची अटैक का पाकिस्तान कनेक्शन। 3 आरोपी, लेकिन साजिश कितनी बड़ी? रांची हमले के तार कहां तक? क्या रांची बना बड़ी साजिश का अड्डा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 16 जून की देर रात रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला स्थानीय घटना से निकलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में पहुंच गया। अब इस पूरे केस की जांच एनआईए कर रही है। इस मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायन सुजान को 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश में जुटी है कि हमला किसके इशारे पर हुआ, इसकी प्लानिंग कहां बनी और क्या इसमें कोई बड़ा नेटवर्क शामिल था। जाहिर है कि जिस पूरे के मामले को याद कीजिएगा तो इस मामले के पूरे तार जो हैं पाकिस्तान से जुड़े थे। मतलब कि इसमें एक तरीके से आतंकी संगठन के शामिल होने का भी जो मॉड्यूल होता है वो भी सामने आया था। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके तीनों आतंकी जो हैं, सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायन सुजान जो है, उसको रिमांड पर लिया गया है। और इसमें से एक आरोपी वो भी होगा जो आपको याद होगा कि जो एक हाफ इनकाउंटर जिसे कहा जा रहा है, जिसमें वो घायल हुआ था, उससे भी पूछताछ की जाएगी। और तमाम जो आतंकवादी संगठन है या उनके विदेशी कनेक्शन है उसको एनआईए। शुरुआती जांच में एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं जिनके आधार पर मामले के तार अंतर्राज्यीय नेटवर्क और कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़े होने की आशंका की जांच भी की जा रही है। इसी वजह से एनआईए हर पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है। एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमला किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा था या नहीं और आरोपियों को किसने मदद पहुंचाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैफ अंसारी के द्वारा जो फेंका गया जो पेट्रोल बम था, उसका एक वीडियो भी बनाया गया था। जरा सोचिए ये वो कैसा खौफनाक मंजर होगा कि जब एक आतंकवादी, आपको तस्वीरें सीसीटीवी की याद होगी कि एक आतंकी जो है यहां से ऐसे, यही पोजीशन था उसका, और ऐसे बम फेंकता है। आरएसएस कार्यालय यही है, ऐसे बम फेंकता है। एक बम आपको सीधे जाकर छत पर गिरता है जो कि फटता है। दूसरा बम जो है ठीक इस बाउंड्री के उस तरफ जाकर गिरता है जो फटता नहीं है। लेकिन तमाम दूसरा जो व्यक्ति था उसकी वीडियो बना रहा था। मतलब उसकी मंशा साफ समझ में आती है कि वास्तव में बम को, पेट्रोल बम को फेंकने का मतलब जो होता है सीधे कि पेट्रोल जब गिरता है तो फैलता है और आग लगती है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कॉल डिटेल, डिजिटल चैट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। एनआईए को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान इस मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसी पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। अब सवाल उठता है कि क्या रांची पर हमले की साजिश सीमाओं के पार से रची गई थी? क्या जांच में और भी बड़े नाम सामने आएंगे? और क्या एनआईए इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। एनआईए की दबिश शुरू हो चुकी है। जाहिर है कि जैसे जैसे दबिश, पकड़ और पूछताछ ज्यादा बढ़ेगी, कई खुलासे सामने आएंगे। कह रहे हैं प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। क्या हिमांशु सिंह की हत्या सिर्फ एक वारदात है या बिगड़ती कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी तस्वीर? और आखिर कब तक अपराध पर सियासत होगी? कार्रवाई कब होगी? इन्हीं सवालों के बीच हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में एनडीए के आह्वान पर जमशेदपुर बंद रहा। साक्षी, बिष्टुपुर समेत शहर के कई प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रहे। बीजेपी, जेडीयू और आजसू के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। हिमांशु हत्याकांड, थम गया जमशेदपुर। अपराध पर सियासत या कार्रवाई?
जमशेदपुर बंद, सरकार कटघरे में। कानून व्यवस्था पर सड़कों पर संग्राम। बड़ा सवाल, अपराध पर सरकार क्यों है खामोश? हिमांशु को इंसाफ कब मिलेगा? हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में एनडीए के आह्वान पर बुलाए गए जमशेदपुर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही बीजेपी, जेडीयू और आजसू पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। शहर के प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और सामान्य जनजीवन भी प्रभावित नजर आया। आज की बंदी ने यह सिद्ध कर दिया कि जमशेदपुर की जनता मात्र दर्शक की मुद्रा में नहीं रहे। साकची, बिष्टुपुर, मानगो, गोलमुरी समेत कई इलाकों में दुकानें बंद रहीं। कई निजी संस्थानों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद समर्थकों ने सड़क पर बैठकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है। बंद को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रही और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए रखा। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी हिमांशु सिंह के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करते दिखे। बंदी का समर्थन भी करते हैं, लेकिन इस तरीका से नशा है ना कि अब डर लगता है। घर से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं या मार्केट में, डर लगता है कि कोई नशाखोर जाकर के चापड़ नहीं मार दे मेरे बच्चे को। पूरे जमशेदपुर में लोग देखिए तो हम लोग जैसा नागरिक डरा सहमा हुआ है। हिमांशु सिंह हत्याकांड अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। विपक्ष इसे राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का प्रतीक बता रहा है, जबकि अब सभी की नजर सरकार और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है। अब सवाल उठता है कि क्या हिमांशु हत्याकांड पर उठी आवाज सरकार को कटघरे में खड़ा कर देगी? क्या बंद के बाद अपराधियों पर होगी निर्णायक कार्रवाई? और क्या जमशेदपुर को मिलेगा कानून का भरोसा? इन सवालों के जवाब अब जांच और सरकार की अगली कार्रवाई तय करेगी। इस बंदी का असर क्या कुछ होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री अपनी ही हेमंत सोरेन सरकार पर बुरी तरह से बिफरे हुए हैं। बिहार की तरह झारखंड में भी सुरक्षा पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। हाल यह है कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। यही नहीं, अपने काफिले की 3 गाड़ियां भी उन्होंने लौटा दी है। अब मंत्री बिना सिक्योरिटी के इधर उधर जा रहे हैं। वहीं इस मामले पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए मंत्री पर तीखा तंज कसा है, जबकि कांग्रेस और जेएमएम ने इसे अलग नजरिए से देखा है। अब झारखंड सरकार के फूफा, इनका हर वक्त कुछ न कुछ शिकायतें रहती है और ये जो शिकायत है ये इनका शिकायत नहीं है, यह पूरे सरकार में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का कारण है। मुख्यमंत्री से इनका जो डिफरेंसेस बन रहा है ये उसका कारण है। और आज जो ये सुरक्षा लौटाए हैं, ये सुरक्षा लौटाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सरकार में महत्व मिले। सरकार और मंत्री के बीच का कोई विरोधाभास नहीं है और हमें लगता है कि इसे सरकार के साथ जोड़ना भी उचित नहीं है। राज्य का एक मंत्री अगर किसी मामले में राज्य के डीजीपी को पत्र लिखता है तो स्वाभाविक तौर पे पुलिस महानिरीक्षक को उस पत्र पर संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। जब संवेदनशीलता एक मंत्री के पत्र पर अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये उठेगा। तो
हमें ये लगता है कि प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए और मंत्री के पत्रों को गंभीरता से अवलोकन करना चाहिए। नाराजगी और राधाकिशन किशोर जी पुराने अनुभवी सुलझे हुए नेता मैं मानता हूं उनको, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते हुए जो भी कहीं उनको असुविधा अगर नजर आई है तो इसे दूर कर लेना चाहिए। बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ये, और पुराने नेता हैं, थोड़ी मैच्योरिटी के साथ इन बातों को अगर लेकर आगे चलें तो मुझे लगता है और बेहतर होगा। खबर आपको गिरिडीह से दिखाते हैं, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के चर्चित भीम ज्वेलर्स भवन के अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें, कुछ दिन पहले निगम ने 11 भवन मालिकों को नोटिस जारी कर तय समय में अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था। तय सीमा खत्म होने के बाद अब निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। धनबाद में 400 बेड के नए सदर अस्पताल के निर्माण की तैयारी अब तेज हो गई है। अस्पताल विस्तार के लिए जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने कथित अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। रणधीर वर्मा चौक के पास दशकों से रह रहे कई परिवारों को जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया। वहीं कुछ लोगों ने जमीन पर अपना वैध अधिकार होने का दावा भी किया। ऐसे में विकास और विस्थापन के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। छोर में जा है अतिक्रमण थोड़ा सा बचा हुआ और थोड़ा सा मंदिर के बगल में हम लोग तो रखे कि सर हम लोग को रहने दिया जाए, क्योंकि हम लोग 30-40 साल से रह रहे हैं। विचार होगा उस पर, विचार जिला स्तर पर लिया जाएगा कि हमको निर्णय नहीं ले सकते हैं। कल 70-80 साल से हम लोग का सास ससुर भी रहे हैं। आप तो सदर अस्पताल वाला यहाँ बाउंड्री करना चाह रहे हैं। नहीं, कैसे होगा? हम लोग को हटाए भी तो जमीन देंगे, नहीं तो पति कुछ का घर बना के देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का हस्बैंड भी अच्छा नहीं है, लेडीज लोग कमाओ के खाते कहाँ जाएंगे? हम लोग का भी शादी होकर यहीं 25-26 साल से है। हम लोग यहाँ से हटा देगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकारी जमीन है, और हम लोग अगर हटाएगा तो हम लोग का जमीन भी देना पड़ेगा, घर बना के देना पड़ेगा। हम लोग को उतना औकात नहीं है जो कहीं हम जमीन लेके घर बना सकते हैं। और हम कहीं व्यवस्था, हम लोग का व्यवस्था देगा तभी हम लोग हटे। मुझे कोई परेशानी नहीं। सीओ साहब ने मुझसे कहा कि अपना पेपर सबमिट करने के लिए, और जल्द से जल्द हम भी कोशिश करेंगे, अपना पेपर सबमिट करेंगे। आपका भी जमीन रहती है? जी, आज 5 कट्ठा जमीन मेरा अपना है जी। केस हम जीत चुके हैं और अब हमारा रजिस्ट्री होने के प्रोसेस में है। केस हमारा हम जीत चुके हैं और अब आगे बढ़ करके एक्सक्यूशन कराना है। बस हमारा जमीन के मालिक उमा प्रसाद जी के साथ चल रहा था। और